Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। 10वीं जमात के इंग्लिश के इस नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बच्चों, आज इंग्लिश के इस वीडियो में हम 3rd यूनिट का नया चैप्टर देखने जा रहे हैं। 3.4 हमारी बुक माई इंग्लिश कोर्स बुक फॉर स्टैंडर्ड 10 उर्दू मीडियम के लिए, जिसका आज का हमारा टॉपिक है लेट्स मार्च। आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा जो वर्ड मार्च यहाँ पर यूज किया हुआ है, इट इज अ नेम ऑफ मंथ, है ना। हम 12 मंथ्स ऑफ द ईयर पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो ये जो वर्ड मार्च यूज किया हुआ है वो एक्चुअल में एक वर्ब है, और जब उसे वर्ब के तौर पर यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है आगे बढ़ना। लेट्स मार्च यानी चलो आगे बढ़े ना। लेट्स, ये जब वर्ड यूज किया जाता है लेट्स, तो लेट्स का मतलब होता है कि हम सब मिलकर कोई काम करते हैं। तो लेट्स मार्च यानी चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़े। अब क्यों ऐसा टाइटल दिया हुआ है तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम एक्टिविटीज ले लेते हैं। वार्मिंग अप एक्टिविटीज के चिट चैट सेक्शन में हमारे सामने 2 तस्वीरें बनी हुई हैं। इन दोनों तस्वीर को अगर हम देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, उससे मुताल्लिक कुछ सवाल आते हैं। पहला सवाल है, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन द 2 इमेजेस। क्या डिफरेंस है कि देयर आर 2 बॉयज, उनकी एज, उनके हाइट और साइज को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों की एज बराबर ही है। लेकिन एक जो बच्चा है, वन ऑफ द बॉयज इज गोइंग टू स्कूल ना, उसके पास स्कूल बैग है और वो साइकिल चलाते हुए स्कूल के यूनिफॉर्म में स्कूल जा रहा है। जबकि जो सेकंड बॉय है, द अनदर बॉय इज अरेंजिंग द ब्रिक्स, वो उन ईंटों को तरतीब से लगा रहा है। क्यों तरतीब से लगा रहा है, तो शायद वो वहां पर काम करता है, यानी वो ईंट बनाने का काम करता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों तस्वीर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the 2 situations should change? ना, इन दोनों सिचुएशंस को देखते हुए दोनों में से कौन सी सिचुएशन चेंज होनी चाहिए, बदल जानी चाहिए। तो इसका तो एक ही जवाब आएगा कि लेफ्ट हैंड पर जो बॉय हमें इस तरह से मजदूरी करता हुआ नजर आ रहा है वो सिचुएशन चेंज हो जानी चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एंड व्हेन कैन द सिचुएशन चेंज। कब ऐसा होगा कि ये हालात बदल जाएं ना, इन्हें ऐसा क्या करना होगा कि ये हालात बदल जाएं। तो अगर जिस तरह से ये पहला वाला बच्चा जो साइकिल पर स्कूल जा रहा है, ये दूसरा बच्चा भी इसी तरह स्कूल जाने लगेगा, तालीम हासिल करेगा, तो उसके हालात बदल सकते हैं, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एज अ स्टूडेंट कंट्रीब्यूट एंड हेल्प मेक अ डिफरेंस टू द नीडी चिल्ड्रन। कि जो इस तरह जरूरतमंद बच्चे होते हैं जिनके पास
खाने पीने की चीजें नहीं होती, या उनके घर में गरीबी की वजह से उनको स्कूल नहीं भेज रहे होते, तो ऐसे बच्चों की मदद के लिए आप क्या करेंगे? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एज अ स्टूडेंट आई विल गिव माई पॉकेट मनी टू द नीडी चिल्ड्रन ना, और या फिर और क्या करेंगे, आई कैन इनकरेज हिम टू कम टू एजुकेशन, या फिर हम अपनी बुक्स वगैरह भी उसको पढ़ने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह कुछ चीजें अगर हम उनके लिए करते हैं तो इन दिस वे वी कैन हेल्प, है ना। एज ए स्टूडेंट हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ चीजें हम कर सकते हैं कि अपनी किताबें, अपने पॉकेट मनी में से कुछ हिस्सा ऐसे जरूरतमंद बच्चों को अगर हम देते हैं तो ऐसा करने पर हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये 2 बच्चों के बारे में। अब आते हैं हम असली चैप्टर की तरफ। हमारे चैप्टर का जो टॉपिक है लेट्स मार्च, वो एक्चुअल में जो तस्वीर हमारे सामने नजर आ रही है कैलाश सत्यार्थी, इनका लिखा हुआ, मतलब इनकी लिखी हुई नहीं है, इनकी कही हुई एक स्पीच है ना। स्पीच यानी तकरीर। कैलाश सत्यार्थी ने स्पीच की थी, उसी स्पीच को हमारे बुक में शामिल किया है। अब ये कैलाश सत्यार्थी कौन है? तो 2014 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था। नोबेल पीस प्राइज ये क्या होता है कि हर साल पूरी दुनिया में जो लोग अमन और अमान के लिए, लोगों की मदद के लिए, लोगों के सहारा बनने के लिए काम कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है, ऐसे किसी एक शख्स को दिया जाता है। तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को, जो कि हमारे मुल्क भारत से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें यह अवार्ड मिला। और उन्हें यह अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने हमारे मुल्क में खास करके जो बच्चे अलग अलग जगहों पर काम कर रहे होते हैं, उनको वहां से निकालकर स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए उनकी मदद करना, ये काम उन्होंने किया हुआ है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें 2014 में ये अवार्ड मिला था। और जब उन्हें वो अवार्ड मिला तो उन्होंने वहां पर एक तकरीर की थी, एक स्पीच डिलीवर की थी। उसी स्पीच को हमारी बुक में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक दिया हुआ है लेट्स मार्च। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चूंकि ये बड़ी स्पीच है इसलिए उसे 2 पार्ट में किया हुआ है। पार्ट 1 जो हम देखने जा रहे हैं, स्पीच की शुरुआत में हमेशा पहले लोगों को एड्रेस किया जाता है, मुखातिब किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ हमें नजर आ रहा है, ये भी इसी तरह का एक खिताब, वो लोगों को मुखातिब कर रहे हैं। क्या कहते हैं? माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, यानी दुनिया भर के तमाम जो बच्चे हैं वो उनको मुखातिब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के लिए काम करते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा यूर मैजेस्टीज, यूर रॉयल हाइनेसेस, एक्सीलेंसीज, distinguished members of Norwegian's Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala। देखिए जितने लोग वहां पर बैठे हुए थे उन सबको उन्होंने मुखातिब किया। सबसे पहले उन्होंने ये 2 वर्ड्स यूज किए, यूर मैजेस्टीज एंड यूर रॉयल हाइनेसेस। मैजेस्टीज या हाइनेसेस किसी बहुत ज्यादा अजीम या अजमत वाले या ऊंचे ओहदे वाले शख्स को कहा जाता है। आमतौर से जो शाही खानदान के लोग होते हैं, हालांकि अब शाही खानदान की हुकूमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को एक मकाम और मर्तबा हासिल है। तो वो जब किसी प्रोग्राम में बैठे हुए हों तो उन्हें मुखातिब करने के लिए यूर मैजेस्टी कहा जाता है। इसी तरह अगर आप हमारे मुल्क भारत की बात करें तो हमारे मुल्क में जो सदर जमहूरिया होते हैं उनके लिए हिंदी में महामहिम, इस तरह का एक खिताब यूज किया जाता है उनको मुखातिब करने के लिए। तो जितने बड़े ओहदेदार होते हैं
उनको मुखातिब करने के लिए इस तरह से यूर मैजेस्टी यानी जहां पना या जनाब आली, या उसे उर्दू में कहते हैं कि आपका इकबाल बुलंद हो ना, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा एक्सीलेंसीज यानी माहिरीन, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ना, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ये एक्चुअल में नोबेल प्राइज किसको मिलना चाहिए उसका तयन करने वाली कमेटी है, जो नॉर्वे, एक मुल्क का नाम है नॉर्वे, वहां की कमेटी है, इसलिए उसका नाम दिया हुआ है नॉर्वेजियन। ठीक है, नॉर्वे की वो कमेटी है, उसके जो डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स हैं, है ना, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है मुनफरिद, लोगों से अलग, यानी बहुत ही खास जो उसके मेंबर्स हैं। उसके अलावा डियर ब्रदर टॉम हार्किन वहां पर जो निजामत कर रहे थे उनको उन्होंने भाई कह के बुलाया है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यानी सारी दुनिया के जो लोग उनकी स्पीच को सुन रहे थे सबको उन्होंने भाइयों और बहनों इस तरह से कहकर बुलाया। और आगे कहा माय डियर डॉटर मलाला कौन है? तो मलाला जिसकी तस्वीर ये रही, मलाला हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक लड़की है जिसने अपने इलाके में खास करके स्कूल एजुकेशन के लिए काफी मेहनत की है, यहाँ तक कि उसके ऊपर जानलेवा हमले भी किए गए थे। तो वो मलाला भी 2014 में जो नोबेल पीस प्राइज मिला था, मलाला को भी वो प्राइज दिया हुआ था। इस तरह 2014 का नोबेल पीस प्राइज दो लोगों में तकसीम हुआ था। एक थे कैलाश सत्यार्थी जो हमारे मुल्क भारत से ताल्लुक रखते हैं, और दूसरा पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली लड़की मलाला यूसुफजई। इस तरह से दोनों को देखिए, जिस तरह यहाँ तस्वीर में नजर आ रहा है, दोनों को इस तरह मेडल्स और ये नोबेल प्राइज दिए गए थे। अब उन्होंने सब लोगों को मुखातिब किया और खास करके उन्होंने देखिए लास्ट में इतने अच्छे से कहा माय डियर डॉटर मलाला, यानी मेरी प्यारी बेटी मलाला, है ना। जबकि हमारे और हमारे पड़ोसी मुल्क के दरमियान ताल्लुक अच्छे नहीं होते, हमारे यहाँ पर हमेशा जंग का माहौल बना हुआ रहता है, एक दूसरे से दुश्मनी होती है, लेकिन जो लोग इंसानियत के लिए काम कर रहे होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इंसानियत के रिश्ते से ही याद करते हैं। यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी ने भी इसी वजह से मलाला को बेटी कहकर बुलाया है। इतना एक मुखातिब करने के बाद एड्रेस करने शुरू करते हैं। आगे स्पीच है, From this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a month from the ancient text of wisdom Vedas. क्या कहा उन्होंने? From this podium of peace, है ना, पोडियम कहते हैं चबूतरे को। चबूतरे से मुराद जैसे किसी जगह पर जब प्रोग्राम हो रहा होता है तो उसका जो स्टेज होता है ना, कि आज इस स्टेज पर से, और वो भी कौन सा, अमन और इंसानियत के इस स्टेज पर से आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट। डीपली ऑनर्ड का मतलब होता है कि फख्र महसूस करना, खुशी महसूस करना, कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है अगर मैं हमारी जो कदीम है ना, एंशियंट टेक्स्ट ऑफ विजडम, कि कदीम जो किताब है जिसे वैद कहते हैं, उस वैद में से मैं एक मंत्र पढ़ रहा हूँ। और वैद कैसी किताब है? एक ज़हानत भरी हुई किताब है जिसमें अक्ल व दानाई की बातें लिखी हुई हैं। तो ऐसी किताब में से मैं कुछ लाइन से यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ, यानी उन्होंने अपनी मजहबी किताब में से कुछ लाइन्स पढ़ने का इरादा किया। This mantra carries a prayer, an inspiration and resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises. ठीक है, क्या कह रहे हैं वो? This mantra carries a prayer. इस मंत्र में एक प्रेयर है, an aspiration है ना, उसके अंदर एक उम्मीद है, एक
चाहत है, एंड रिजॉल्व दैट हैज द पोटेंशियल ना, उसके अंदर एक रिजॉल्व है। रिजॉल्व कहते हैं अहद करना को, एक किस्म का अहद है टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस। क्राइसिस कहते हैं बहरान यानी मुश्किल हालात को, और वो भी कौन से? मैन मेड, इंसानों के ही बनाए हुए। तो इंसानों ने अपने ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी हैं, इंसानों ने बहुत अलग अलग तरीके इख्तियार कर रखे हैं, जिसकी वजह से कभी कभी उसे दुश्वारी उठाना पड़ती है। तो वही कह रहे हैं कि हम जो लाइन से मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसमें इसी बात को कहा गया है, जिससे हम इन तमाम मुश्किलात से लिबरेट कर सकते हैं, यानी आजाद हो सकते हैं। इंसानियत को हम उन मुश्किलात से निकाल सकते हैं। आगे वो उस लाइंस को पढ़ रहे हैं, लेट्स वॉक टुगेदर इन द परसूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस। नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, पहला मंत्र उन्होंने पढ़ा। पहला मंत्र क्या है? लेट्स वॉक टुगेदर, कि चलो साथ चलते हैं। इन द परसूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, ठीक है, इन द परसूट, परसूट कहते हैं तलाश को, कि ग्लोबल प्रोग्रेस यानी आलमी तरक्की की तलाश में। अब जब हम इस तरक्की में जा रहे हैं तो फिर क्या कहा गया? नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट, कोई एक आदमी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और छूटना भी नहीं चाहिए और पीछे भी नहीं रहना चाहिए दुनिया के किसी भी कोने में। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, है ना। ईस्ट टू वेस्ट यानी मशरिक से मगरिब तक, और साउथ टू नॉर्थ यानी जुनूब से लेकर शुमाल तक, यानी चारों सिमत में कोई भी बच्चा तरक्की से दूर नहीं होना चाहिए, उसे उस तरक्की का फायदा मिलना चाहिए। आगे उसी मंत्र को आगे पढ़ते हुए कहते हैं, लेट्स स्पीक टुगेदर, लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, है ना, कि चलो आपस में बात करते हैं, और जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? आवर माइंड्स विल कम टुगेदर, हमारे जहन भी एक दूसरे से करीब आ जाएंगे। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि जब हम अपने दिमाग को यकजा कर लेंगे, यानी हम अपने अपने जहनों को मिलाकर काम करेंगे, तो उससे जो लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर, कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर कहते हैं आबा व अजदाद को, यानी हमारे माँ बाप और उनसे पहले के जो रिश्तेदार हैं वो एंसेस्टर कहलाते हैं। तो एंसेस्टर्स के जो तजुर्बे हैं उसकी मदद से हमें, उन एक्सपीरियंसेस से हमें सबक सीखना चाहिए। लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज, कि चलो हम सब मिलकर नॉलेज यानी मालूमात को तैयार करते हैं। फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल, ऐसी मालूमात जो सब एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकें और उससे सबको बेनिफिट यानी फायदा मिल सकता हो। I bore to my late parents, to my motherland and to the mother earth। देखिए किस तरह से वो एक अपने आप को हम्बल पर्सन होते हैं ना, जो सभी का एहतराम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए कहा, और वो भी उनके पेरेंट्स जिसके साथ लेट लिखा हुआ है ना। अभी हमने कहा लेट यानी जिनका इंतकाल हो चुका है, यानी इसे हम उर्दू में मरहूम कहते हैं। कि आई बोर टू माई लेट पेरेंट्स, उसका पूरा तर्जुमा क्या होता है कि मैं अपने मरहूम वालदैन को रिस्पेक्ट देता हूँ। टू बो का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, यानी उनके आगे झुकना। टू माई मदरलैंड इंडिया, अपने मादर वतन यानी अपने मुल्क इंडिया को भी मैं रिस्पेक्ट देता हूँ। एंड टू द मदर अर्थ, और साथ में ही ये जो हमारा धरती माँ है यानी जो पूरी दुनिया है, मैं उसे भी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके आगे अपना सर झुकाता हूँ।
तो एक तरीका होता है रिस्पेक्ट शो करने का, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि मैं सबको मैं सलाम करता हूँ। इस तरह से उन्होंने कहा कि आयबो, वो उनके अकीदे के हिसाब से कह रहे हैं। आगे कहते हैं विद अ वार्म हार्ट आई रिकॉल हाउ thousands of times I have been liberated, each time I have freed a child from slavery। कि हर मर्तबा जब मैं किसी बच्चे को आजाद करता हूं स्लेवरी से, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि विद अ वार्म हार्ट, एक गर्म जोशी के साथ, एक खुशी के साथ मैं याद करता हूं कि हाउ thousands of टाइम यानी हजारों मर्तबा मेरे साथ ये वाकया हुआ है कि आई हैव बीन लिबरेटेड, कि जब मैं खुद को आजाद महसूस करता हूं। खुद को आजाद महसूस करता, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब वो किसी बच्चे को आजाद कराते हैं, उसको बच्चा मजदूरी से निकालते हैं, उसको जुल्म से आजाद कराते हैं, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि ईच टाइम आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी, कि गुलामी से जब मैं लोगों को आजाद करवाता हूँ, लोगों को मैं निकलवाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें आजाद नहीं कराया, बल्कि मैं खुद भी आजाद हो गया हूँ। In the first smile of freedom on their beautiful faces, ना उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट होती है आजाद होने के बाद, उस माहौल से निकलने के बाद, जब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, वो मुस्कुरा रहे होते हैं, तो आई सी द गॉड्स स्माइलिंग, उसमें मुझे खुदा की मुस्कुराहट नजर आती है। यानी वो मासूम बच्चे जिनकी उम्र थी कि वो स्कूल जाते, पढ़ाई करते, सीख रहे होते, खेल कूद रहे होते, लेकिन हालात की वजह से उनको कोई काम करना पड़ रहा है, उनको मजदूरी करना पड़ रही है, उन्हें किसी ने गुलाम बना के रखा हुआ है। ऐसे बच्चों को जब मैं आजाद करवाता हूँ, है ना, जैसा कि हमने शुरू में बताया, कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों के लिए बहुत काम किया हुआ है, खास करके जो बच्चा मजदूरी है उस पर उन्होंने बहुत काम किया। इसी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिल रहा है, जहां पर वो इस स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं, अपनी तकरीर कर रहे हैं। देखिए किस तरह से एक उनका हम्बलनेस है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, मैं तो बच्चों की मदद करता हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, नहीं, बल्कि उन्होंने हर चीज को बहुत ही इंकिसारी के साथ, अपने आप को हमेशा छोटा रखकर इस तरह से चीजों को पेश किया है। आगे वो कहते हैं, I give the biggest credit to this honor to my moments Kalu Kumar, Dhoomdas and Adarsh Kishore from India and Iqbal Masih from Pakistan। ठीक है, तो यहाँ पर तीन लोगों के नाम उन्होंने लिए, कालू कुमार, धूमदास और आदर्श किशोर, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, और साथ ही इकबाल मसीह का नाम भी उन्होंने लिया, जिनका ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। इन सभी लोगों का नाम लेने के बाद उन्होंने क्या कहा? आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माई मोमेंट्स, और फिर आगे उन्होंने नाम बताए। टू गिव क्रेडिट, इसका मतलब होता है किसी का एवज जाहिर करना, यानी जैसे हम कहते हैं ना कि आज मैं जो कुछ भी हूं इसके पीछे इन लोगों का हाथ है, आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, है ना, तो आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें मेरे उन टीचरों का हाथ है। तो इस तरह से जब हम किसी को क्रेडिट देते हैं, तो यहाँ पर वो वही कह रहे हैं कि मैं क्रेडिट देना चाहूंगा टू माई मोमेंट्स। मोमेंट्स कहते हैं तहरीक को ना, चूंकि ये जो काम था बच्चा मजदूरी और बच्चों को आजाद कराना, ये एक किस्म का एक मुहिम थी, एक तहरीक थी। तो उन्होंने कहा कि खास करके जो उनके तीन दोस्त हैं, कालू कुमार, धूमदास और आदर्श किशोर, और साथ ही पाकिस्तान के इकबाल मसीह, जिन्होंने पाकिस्तान में उसी तर्ज का काम किया हुआ है, उनके बारे में याद करते हुए कह रहे हैं, हु मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस, हु मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस
for protecting the freedom and dignity of children, कि जिन लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, सुप्रीम कहते हैं सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की आजादी और उनके वकार के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस रिवार्ड, आज मैं इस अवार्ड को बहुत ही हम्बली एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हम्बली यानी बहुत ही इंकिसारी के साथ, यानी मुझे कोई घमंड नहीं हो रहा है, बल्कि मैं अपने आप को बहुत एक छोटा इंसान समझते हुए इस अवार्ड को कबूल कर रहा हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टायर्स, इन तमाम मार्टायर्स यानी शोहदा की तरफ से, यानी जितने लोगों ने ऐसा काम करते हुए अपनी जिंदगियां गुजार दी, अपनी जानें जो है तो कुर्बान कर दी, ऐसे सभी लोगों की तरफ से। और उनके बारे में क्या कह रहे हैं? माय फेलो एक्टिविस्ट, वो सभी मेरे फेलो एक्टिविस्ट हैं। फेलो का मतलब होता है साथी, और एक्टिविस्ट कहते हैं जो लोग किसी समाजी काम को करने के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे होते हैं, उन्हें एक्टिविस्ट कहा जाता है। अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माय कंट्रीमैन, जितने भी दूसरे इस तरह के हुकूक इंसानी और दूसरे मजबूर और मजलूम लोगों की मदद करने वाले एक्टिविस्ट हैं, मैं उन सभी की तरफ से ये अवार्ड ले रहा हूं। और माय कंट्रीमैन, अपने मुल्क के आम लोगों की तरफ से भी मैं इस अवार्ड को कबूल करता हूं। इस तरह उन्होंने इस अवार्ड सेरेमनी में अपनी स्पीच की शुरुआत की। बच्चों, ये चैप्टर चूंकि बहुत लेंदी है, इसलिए हमने उसे उसके छोटे छोटे 4 वीडियोस बनाने हैं। ये पहला पार्ट था जिसमें हम वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हमने कुछ उनकी शुरुआत की बातें देखी। अब इसके आगे की जो स्पीच है उसमें वो कुछ अहम मौजूआत की तरफ लोगों की निशानदेही करना चाहते हैं, वो हम सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में उसकी लिंक आपको नजर आ जाएगी। आप वहां से इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। बच्चों, ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 10 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपको हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर वीडियो में कोई दुश्वारी हो, कोई बात ना समझ आ रही हो या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।